हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का सेशन लेते हैं जिसमें हम कवर करेंगे दीज आर्टिकल्स दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड कि आप आधे घंटे के सेक्शन में जितनी भी देर का इसका ड्यूरेशन रहे तो आप आज क्या कवर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट पल्लीकरनई मार्शलैंड कहाँ पड़ता है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, प्रीलिम्स के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो विल कवर दिस। डिफेंस पर्पज से न्यूज़ है, अभ्यास को लेकर क्या है ये पूरी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। Then you have बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, वाई इट इज़ इन न्यूज़ एंड एवरीथिंग अराउंड इट, जो भी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई बातें हैं जो इसके अराउंड सारी वो डिस्कशन कि कहाँ पड़ता है, कोई रेंज पास में लगती है, कोई नदी इससे बहती है, सब कुछ देखेंगे। कहीं से भी सवाल बन सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देन विल टॉक अबाउट कॉटन कल्टीवेशन। वी आर डिस्कसिंग कॉटन कल्टीवेशन बिकॉज एक डेटा रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने रिलीज किया है, जिसमें ये दिखा रखा है कि कॉटन का जो कंजम्पशन है बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2023 अक्टूबर से 2024 सितंबर तक की ये बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो वो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सीन इन द डेकेड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कॉटन का बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, राइट, क्या इश्यूज एसोसिएटेड हैं विद द कॉटन सेक्टर इन इंडिया एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो कुछ बातें जो ये इश्यूज की हैं, जो चैलेंजेस की हैं, ये आपके एग्रीकल्चर डोमेन से, मेन से, जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो आप इसको। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं कॉटन कल्टीवेशन की बात करूंगी कि कैसी सॉइल चाहिए, कितना प्रेसिपिटेशन चाहिए एंड कहाँ कहाँ कॉटन होती है ज़्यादा, इंडिया का क्या सिनेरियो है, ग्लोबल प्रोडक्शन कितनी है, अच्छा हमारे यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जोन कौन सा है, तो ये सारी डिस्कशन करेंगे हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो इट इज़ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मीन्स बोथ पर्सपेक्टिव। लास्ट विल कवर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। कब होता है, वाई इट इज ऑब्जर्व्ड, सो विल डिस्कस दैट। राइट, सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस जस्ट बाय, आपको दिखेगा एक थम्स अप साइन, क्लिक ऑन इट, सेशन लाइक करिए and do share it with your friends also, those who are preparing for UPSC or any exam, whether it be your state civil services also equally relevant रहते हैं, करंट अफेयर्स कॉमन होते हैं। फ़र्क इतना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिया करें कि अच्छा यहाँ से इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक से यूपीएससी। जैसे बहुत सिंपल सवाल अगर पूछे, यूपीएससी नहीं फॉर दैट मैटर कोई और एग्जाम है, वो ये पूछ लेंगे कि बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, वो तो हम इस सेशन में भी पढ़ रहे हैं। यूपीएससी एक डेप्थ तक जाएगी, हम पूरी डेप्थ कवर करेंगे, उसके बीच में से आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यू कैन टेक दैट आउट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं सेशन। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही सेशन पब्लिश होता है एनी सेशन यू गेट द नोटिफिकेशन। पहला आर्टिकल, तमिलनाडु की गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू बिल्ड अ हाई लेवल ब्रिज। किस लिए? टू प्रोटेक्ट पल्लीकरनई मार्शलैंड। इस मार्शलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु की सरकार इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ हाई लेवल ब्रिज, राइट, टू सेफगार्ड दिस मार्शलैंड, ताकि यू फर्दर प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ इट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो उस पर पड़ रहा होगा ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम, उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। सो दैट इज वाई विल दैट इट इज इन न्यूज, राइट। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो है इसके बारे में, मतलब इसका इकोलॉजिकल रोल, टाइप, लोकेशन, एरिया, ड्रेनेज, ये सारी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। दिस मार्शलैंड इज वेरी यूनिक एंड वेरी सिग्निफिकेंट वेटलैंड, जो आपको ना, अच्छा आप मैप में जरूर जाके देखना इसको, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूं। लोकेटेड इन द मैप, और ये ऐसे नहीं बोल रही हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, आप देखना कि अच्छा ये रिवर यहां से जुड़ी हुई है, ऊपर नॉर्थ में कोई और नेशनल पार्क लगता है, साउथ में लगता है क्या नहीं लगता है, ये सारी चीजें अगल बगल मैप से देखनी होती हैं। करना कैसे है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देती हूँ। 2-3 रुपए का एक मैप आता है, प्लेन, वॉल पे पेस्ट करो,
दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो कोई भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ऐसे मार्शलैंड्स, रामसर साइट्स कवर करते हैं, एटलस में जाके उसको देखो। कैसे? जैसे मान लो अगर हमने तमिलनाडु का कोई भी ऐसा फॉर दैट मैटर नेशनल पार्क कवर किया है, एक आप जाइए तमिलनाडु, जाओ घूमो, और वहाँ जो बाकी नेशनल पार्क्स उसके अगल बगल हैं वो लोकेटेड होंगे, चाहे गूगल की हेल्प ले लो, तो वो देखना है। और फिर वो जो 2-3 रुपए का जो मैप जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको वॉल पे पेस्ट करो, नहीं करो आपकी मर्जी है, उसको जाके वहाँ पर लोकेट कर लो कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो जो करंट में न्यूज़ में रहे हैं मार्शलैंड्स और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसका एक मैप आपके पास बन जाएगा जो एंड में, साल के एंड में आपको बहुत काम आने वाला है। सो यू कैन फॉलो दिस प्रैक्टिस। रेस्ट जिसको जैसा सूट करता है यू कैन डू दैट एज वेल। अब ये जो है ये एक फ्रेश वाटर मार्श है, पार्टली सेलाइन वेटलैंड है। मतलब कहाँ है? अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ द सिटी ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। सो इट इज लोकेटेड अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई। फ्रेश वाटर है, it contains mostly fresh water, some part of it जैसे they are saying slightly salty, but it is one of the last natural wetland left in Chennai. It is last remaining natural wetland in the Chennai city. ये जो मार्श है ये एक्ट करता है एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट फ्लड। जो चेन्नई और चेंगलपट्टू जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर, ताकि यू मिटिगेट द फ्लड रिस्क देयर एंड टू मैनेज दैट, इकोलॉजिकल रोल भी इसका है। ये मार्च कवर करता है एन एरिया ऑफ 250 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर इट इंक्लूड्स 65 wetlands. It drains an area of 250 square kilometer encompassing 65 smaller wetlands, and it drains water through two main outlets, Okiyam Adavu and Kovalam Creek. So आप इसको जैसे भी अपने कॉमन लोकल लैंग्वेज में प्रोनाउंस करें, सो इवेंचुअली इट लीड टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर पड़ता है ना, इसीलिए। ऑन द ईस्टर्न साइड द मार्श इज बॉर्डर्ड बाय बकिंगम कैनाल। ठीक है, so the parts of the marsh, they are slightly below the average sea level, so they are, मतलब you can say it is making them low lying basin, it can hold excess water। और ये एक रामसर साइट भी रिकॉग्नाइज है, it is one of the रामसर sites in India, so ये और भी important हो जाता है फिर। ठीक है जी, साथ ही साथ यहाँ इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है, मतलब 115 अलग अलग बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एंड वेरियस अदर बटरफ्लाई की स्पीशीज, 46 फिश की एंड 21 रेप्टाइल्स की, तो काफ़ी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। रसेल्स वाइपर हाल पीछे ही हमने इसके बारे में डिस्कशन करी थी, तो आप जिन्होंने नहीं देखे हैं सेशन, डू वॉच देम आउट। और सेशन डेली फॉलो करो, कोई ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, एक दिन छोड़ के 4 दिन बाद देखा तो मत ही देखो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो रसेल्स वाइपर ये स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और ये क्या है इसके बारे में आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। ग्रे हेडेड लैपविंग्स एंड ग्लॉसी इब्स, तो ये कुछ ऐसे यूपीएससी ना, इनका कभी कभार ऐसा होता है कि नेचुरल हैबिटेट पूछ लेती है स्पीशीज का, या ये कहाँ पाए जाते हैं, ये किस रीजन में एंडेमिक है, थोड़ा एक आइडिया आपको होना चाहिए। सो ऑल्दो ट्रॉपिकल इन बायोक्लाइमेट, ये एरिया आपको पता ही है ट्रॉपिकल रीजन है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ बे ऑफ बंगाल हैज बीन सिग्निफिकेंट ऑन दी मार्श। तो जिस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस बेसिकली हो रहा है। सो even though the island is in tropical area, the nearby Bay of Bengal has a big effect on its climate. जो changes होते हैं in the water levels, the variety of animals and plants that are seen each year, they are influenced by northeast monsoon, by the sea. जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जो हैवी रेन्स यहाँ पर लेकर आता है। सो इट इज़ वेरी रिच, वेरिड, इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेंट फॉर मेनी स्पीशीज। ठीक है जी, चलिए डिटेल में इसके बारे में सारी बात कर ली है। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास की। एक होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो, तो समटाइम्स यू मतलब यू वॉन्ट टू टेस्ट योर वेपन सिस्टम, एंड कुछ ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो। सो यू मिमिक अ रियलिस्टिक थ्रेट, कि सामने सोचो एक हम एक पिक्चर बना लेते हैं, एक ऐसे मिमिक जैसे हम बोलते हैं दैट वी क्रिएट, कि अच्छा दैट इज अ मतलब यू क्रिएट अ रियलिस्टिक थ्रेट, एंड फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन टेस्ट योर वेपन सिस्टम्स, राइट। सो दिस इज व्हाट अभ्यास इज। और अभी हाल ही में उड़ीसा में चंदीपुर के अंदर DRDO ने recently they conducted 6 successful tests of this technology that we call it as
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास इन चंदीपुर उड़ीसा। तो ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, डीआरडीओज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु ने, एंड डेवलप्ड थ्रू प्रोडक्शन एजेंसीज, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके फीचर्स क्या है, इट ऑफर्स यू अ रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो फॉर वेपन सिस्टम प्रैक्टिस, right? So it is used as a target during military training exercises. Are you getting my point? So it can mimic realistic threats that help in the practicing and training of the weapon systems. It can fly on its own using the autopilot system they have. Autonomous flying is there. These are the features that are added into it. Ground control system. So basically it can be managed, it can be controlled using a just a minute. Yeah, so it can be managed using the laptop based system for the task like pre-flight checks ho gaye, aircraft integration. So these all can be done, and during the flight it records the data jisko aap analyze kar sakte ho after the flight for performance evaluation also. So these are all its features. Rahi baat DRDO ki, so DRDO 1958 में it was formed, right? So it was created in 1958 by combining three existing organizations. कौन कौन सी? Technological Development Establishment of the Indian Army, Directorate of Technical Development and Production DTDP, and DSO Defense Science Organization. तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका पर्पस क्या है? टू एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंस लेकर आए इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज. सो इट हैज नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज दैट कवर वेरियस फील्ड्स, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, आर्मामेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज रिसेंटली हाल ही लेपर्ड सफारी इनॉग्रेट करी गई है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, साउथ इंडिया में. सबसे पहले तो ये फर्स्ट लेपर्ड सफारी है टू बी एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया, और दूसरी बात ये है कि इट इज द लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इन द एंटायर कंट्री. सो साउथ इंडियाज फर्स्ट और कंट्री की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में. बैंगलोर के पास ये पड़ता है. It has been an integral part of Banerghatta National Park, जो कि it was emerged as an independent establishment 2002 में. तो ये इसका पर्पस क्या है? टू कैटर टू दिस ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ इको रिक्रिएशन, इको टूरिज्म, कंजर्वेशन. सो अ सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट from this national park, it was dedicated to let's create a biological park. So initially ये जो एरिया था it was 545 hectares, but बाद में expand कर दिया to 731. ठीक है जी. What else? So it has different units: zoo, safari, butterfly park, rescue center. So it is the first biological park in India to have a fenced forested sanctuary specially for the elephant. So पहला biological park है इंडिया के अंदर to have fenced forested एलिफेंट सेंचुरी. बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंगलोर में, कर्नाटका में, नियर बैंगलोर ये लोकेटेड है इन द हिल्स ऑफ अनेकल रेंज, यहाँ पर पड़ती है. 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया. 2006 में इंडिया की पहली बटरफ्लाई, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर वाज इनॉग्रेटेड एट दिस पार्क. यहाँ से, इस पार्क से थ्रू द सेंटर जो स्ट्रीम बहती है वो है स्वर्णमुखी स्ट्रीम, जो कि मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द एनिमल्स इन द पार्क. और यहाँ का वेजिटेशन आपको ड्राई डेसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स फॉरेस्ट. तो ये कुछ वेजिटेशन है. एंड सैंडलवुड, नीम, बैम्बू, यूकेलिप्टस, ये फ्लोरा. एंड फना में आपको यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, कॉमन मॉन्गूज, तो पैंगोलिन्स यू कैन स्पॉट. ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉटन कल्टीवेशन की. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर 3 से यू कैन कनेक्ट इट.
तो वाई इट इज इन न्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जो कॉटन, द अमाउंट ऑफ कॉटन दैट इज यूज बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2023 अक्टूबर से टिल सितंबर 2024, इट इज अमंग द हाईएस्ट दैट इज रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर डेकेड. तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कंजम्पशन ऑफ कॉटन बाय द टेक्सटाइल सेक्टर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. राइट, कॉटन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है इंडिया के अंदर. इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं. एंड it contributes around 25% to the total global cotton production. कॉटन को ग्रो करने के लिए हॉट सनी क्लाइमेट आप बोल सकते हो और फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, लंबा फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए रहेगा. वाइट गोल्ड बोलते हैं. इन इंडिया 67% ऑफ द इंडियाज कॉटन इज ग्रोन इन रेन फेड एरियाज. तो इंडिया के अंदर जो कॉटन उगाई जाती है 67% कॉटन जो होती है वो होती है रेन फेड एरियाज के अंदर और 33% होती है इन दी इरिगेटेड एरियाज, मतलब जहां पर वाटर इज सप्लाइड आर्टिफिशियली. ठीक है जी. हाँ, तो एज फार एज ग्रोइंग कंडीशंस आर कंसर्न, मैं वही बता रही थी कि एक हॉट सनी क्लाइमेट, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए. सो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ये होगी इन दी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस. कैसी सॉइल चाहिए रहेगी? एक वेल ड्रेन डीप एल्यूवियल सॉइल इन द नॉर्थ, सेंट्रल रीजन में डीप ब्लैक क्लेई सॉइल इन द सेंट्रल रीजन, एंड साउथ के अंदर मिक्स ब्लैक एंड रेड सॉइल. तो ये बेसिकली सॉइल टाइप है. वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए. सो कॉटन इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग. ड्रेनेज इज वेरी क्रूशियल. कॉटन हैज सम टॉलरेंस टू salinity also. So while cotton exhibits some tolerance to salinity, it is highly sensitive to water logging. तो well drained soil चाहिए in the cotton farming. Now before moving ahead with India's scenario, I hope you all know about BT cotton, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी. जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं, आज का टॉपिक ही आपका यही है, जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसको लेके हमेशा एक आर्ग्यूमेंट होती है, प्लस में भी माइनस में भी. सो कम आउट विद दोज आर्ग्यूमेंट्स. पॉजिटिव में क्या है, माइनस में वाई देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिबेट अराउंड जीएम क्रॉप्स रहती है. सो डू लुक इनटू इट, ये आपका होमवर्क है. रही बात बीटी कॉटन की, सो क्या है बीटी कॉटन? जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है ताकि कुछ पेस्ट से रेसिस्टेंट इट बिकम्स. सो इट हैज बीन इंजीनियर्ड टू बी रेसिस्टेंट टू सर्टेन पेस्ट, पर्टिकुलरली बॉलवर्म्स. राइट, सो ये रेसिस्टेंस जो आप बोल रहे हो पेस्ट के लिए आए, पर्टिकुलरली दीज बॉलवर्म्स, वो कैसे आएगा? इट इज अचीव बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis. सो दैट इज वाई बीटी. राइट, अब रही बात इंडिया की, तो एज ऑफ नवंबर 2023 इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. चाइना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूएस थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. और रही बात इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जोन इंडिया का कौन सा है? सेंट्रल जोन. गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर काफी कॉटन होती है. मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे नहीं जाऊंगी अभी. रादर आई थिंक लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. कम अप विद द पॉइंट्स, और अदरवाइज जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, डू राइट इट डाउन वन बाय वन. सो पहला तो जो हमेशा एक चैलेंज रहा था, दैट वाज पेस्ट अटैक. राइट, हालांकि कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ दिस बीटी कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इट हैज लेड टू कुछ मतलब टू सम पॉपुलेशन दैट आर डेवलपिंग रेसिस्टेंस फॉर इट. बट ओवरऑल मेजर इशू यही रहता था कि जो पिंक बॉलवर्म है, इट हैज बीन अ मेजर थ्रेट टू द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, जिसकी वजह से यील्ड भी खराब होती है, कम होती है, और क्वालिटी ऑफ कॉटन जो होती है वो भी गिरती है. फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दे हैव फेस्ड हेवी इन्फेस्टेशंस ऑफ पिंक बॉलवर्म. कॉटन की यील्ड बहुत इंपैक्ट हुई यहाँ पर. कॉटन की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर अनस्टेबल है, तो यील्ड में फ्लक्चुएशंस हैं. मतलब क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी गिरती जा रही है, इरिगेशन का एक्सेस लिमिटेड होता जा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं इंडिया में अभी करंटली क्लाइमेट चेंज की वजह से भी. कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाती है, कभी कभार एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है. सो ये सब कुछ
जो है इट contributes to fluctuations in the cotton yield. कॉटन की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कौन करता है? स्मॉल स्केल फार्मर्स करते हैं. तो चैलेंज क्या आता है कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं एंड दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज विच अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज कॉटन प्रोडक्शन. अनदर चैलेंज इज मार्केट का एक्सेस जो है दैट इज लिमिटेड. आज भी जो कॉटन उगाते हैं दे स्ट्रगल टू एक्सेस द मार्केट डायरेक्टली, और फिर वो अपना जो प्रोड्यूस जो है वो बेचते हैं टू द मिडिल मैन एट लोअर प्राइसेस. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती फिर, और फिर वो नहीं होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन दी इम्प्रूविंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस बेटर टेक्नोलॉजी. एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? जो चैलेंजेस हैं उन्हीं का ही तो सोल्यूशन लेकर आना है. पेस्ट के लिए दिक्कत थी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस पेस्टिसाइड्स, राइट, इम्प्लीमेंट मतलब you need to increase the productivity, right? So promote best practices like high density planting systems. इसके बारे में you don't have to take it into detail क्योंकि आपने एग्रीकल्चर डोमेन में नहीं जाना है. Just you need to have an idea कि अच्छा we can promote these practices, we can adopt a comprehensive value chain approach. और outdated technologies थी, so modernization, infrastructure development, upgrade ginning, spinning, weaving facilities ताकि efficiency enhance हो. We have schemes like Mitra, अगर आपने पढ़ी हो तो. We have established these mega textile parks, right? MSP calculation can be improved. Market linkages को और ज़्यादा strengthen किया जाए. Enable farmers कि उनको better prices मिले for their produce. मिडल मैन पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी. तो उसके लिए यू नीड टू क्रिएट अ रॉबर्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स, राइट. दीज ऑल कैन बी डन, ब्रांडिंग कैन बी डन, राइट. चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है, जिसको आप वर्ल्ड ड्रग डे भी बोलते हो, राइट. सो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1987 में. किस लिए? ताकि जो अवेयरनेस है अबाउट दिस ग्लोबल फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, ये लेकर आया जा सके. इस साल की थीम क्या थी? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन. हो उससे पहले प्रिवेंट कर लो. तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, अकॉर्डिंग टू देम 269 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड दे यूज ड्रग्स. मतलब क्या हाईलाइट कर रहे हैं वो लोग? द स्केल ऑफ दिस इशू. एंड इट वाज इन 2018. रही बात यूएनओडीसी की, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997. इट एक्ट्स एज अ ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन ग्लोबली. इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ FIR रजिस्टर होती हैं अंडर दी NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट. 2019 से 2021 के बीच की बात कर रहे हैं, राइट. सो आई होप थिंग्स आर क्लियर. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू विद अदर आर्टिकल्स इन अदर लेक्चर. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.